अस्सलाम वालेकुम। आज हम IBA JST केमिस्ट्री सिलेबस का मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, इस वजह से मैंने इसको दो वीडियोस में डिवाइड किया है। आज हम सिंपल इन प्राइमरी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये प्राइमरी फोर्सेस है, मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। ये आपके पास सेकेंडरी फोर्सेस हैं, ये प्राइमरी फोर्स, ये सेकेंडरी फोर्सेस। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो एक ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को मिलाए रखे उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर, दो एटम्स को मिलाए रखे उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। मतलब एक ऐसी ताकत जो दो एटम्स को मिलाए रखे, कंबाइन करे रखे, मिलाए रखे, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो एटम से बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम से बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। एटम स्टेबल तभी होगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब ऑक्टेट कहते हैं मतलब अगर उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल में, अगर उसके वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल होगा। दो ऐसे एटम होते हैं जो ड्यूप्लेट को फॉलो करते हैं। ड्यूप्लेट मतलब लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। वो कौन से एटम है? एक है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। ये ड्यूप्लेट को फॉलो करते हैं, बाकी सारे के सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, वन बाय वन करके बताऊंगा। पहली पॉइंट है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मतलब जब बॉन्ड बनेगा तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो का मतलब है आउट, थर्म मतलब हीट। मतलब जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ना आउट, आउट मतलब रिलीज होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। तो आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो बॉन्ड ब्रेकिंग वो क्या होगा? उसके अपोजिट होगा, मतलब एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इन या इनसाइड, थर्म मतलब हीट, मतलब एनर्जी इसमें क्या होगी? एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये फोर्सेस हैं, फोर्सेस जो केमिकल बॉन्ड, ये भी एक फोर्स है। तो फोर्स दो टाइप्स की होती हैं, एक आपके पास है प्राइमरी फोर्स है, दूसरी आपके पास है सेकेंडरी फोर्स है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी फोर्सेस के बारे में। और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम वीक वेंडर वाल फोर्स भी कहते हैं, ये सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लाजमी देखना। तो आपका जो ये चैप्टर है केमिकल बॉन्ड, ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्राइमरी फोर्स क्या होती है? प्राइमरी फोर्स मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एटम है सोडियम, क्लोरीन, दूसरा एटम है। तो अगर दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड है तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी फोर्स। दो एटम्स के दरमियान में अगर कोई बॉन्ड बना होता है तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी फोर्स। बिटवीन एटम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राइमरी फोर्स क्या होती है? बिटवीन एटम्स है। अगर दो एटम्स के दरमियान में कोई बॉन्ड बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी फोर्स। और इसको हम कहते हैं इंट्रा मालिकुलर फोर्स, मतलब बिटवीन एटम्स है। इंट्रामालिकुलर फोर्स भी इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर मैं दोबारा बनाता हूँ। देखो ये हाइड्रोजन मालिक्यूल है, दो एटम है, तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फोर्स है। दो एटम्स के बीच में ये मालिक्यूल नहीं है, ये मालिक्यूल है, मगर ये दोनों अब एटम हो गए। जब दो एटम मिलेंगे तो मालिक्यूल बनेगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लोरीन मालिक्यूल है, अब ये क्लोरीन दोनों एटम्स के दरमियान में फोर्स आ गई, बॉन्ड बन गया। तो जो दो एटम्स के दरमियान में फोर्स हो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फोर्स है। और प्राइमरी फोर्स का दूसरा नाम क्या है? इंट्रा मालिकुलर फोर्स है। तो ये आपके पास है NaCl है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। NaCl है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। इस तरीके से अगर दो एटम्स के दरमियान में फोर्स है तो प्राइमरी,
ये भी दो एटम्स के दरमियान में, दो मॉलिक्यूल नहीं है, दो एटम्स हैं। NaCl सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, दोनों एटम के दरमियान में जो फोर्स पाई जाए उसको हम कहते हैं प्राइमरी फोर्स, और प्राइमरी फोर्स का दूसरा नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब प्राइमरी फोर्स की ये टाइप्स हैं, ये सारी टाइप्स हैं, ये वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, टॉपिक्स भी हैं ये। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और मेटेलिक बॉन्ड क्या है। अब वन बाय वन करके हम ये पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास है तैयारी करने के लिए टाइम बहुत कम है। तो स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड विलियम कोसेल ने दिया था, विलियम कोसेल उसने ये दिया था। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। मतलब अगर मिसाल के तौर पर ये सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से बने उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर मैं एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ, मगर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन क्या है? अब हमें पता है जब कोई एटम होता है, मिसाल के तौर पर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा था ऑक्सीडेशन। मिसाल के तौर पर ये सोडियम है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहाँ पर इसके पास सोडियम +1 और ये एक इलेक्ट्रॉन ने लूज किया, मतलब ऑक्सीडेशन की। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो अब हम उसको कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन तभी बनेगा जब एटम ऑक्सीडेशन करेगा। जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का लेगा, मतलब रिडक्शन करेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन आयन, मतलब नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ये 5th पॉइंट इसकी लिखी हुई है, फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो 1A और 2A ग्रुप वाले, मतलब सोडियम है जिसको हम 1A ग्रुप में ही आता है, और जो 2nd ग्रुप में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे मेटल हैं। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर ही पॉइंट लिखी हुई है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है। और मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ को हम कह सकते हैं मेटल्स जो है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल क्या है? दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या होती है? नेगेटिव चार्ज आती है। नेगेटिव चार्ज इस वजह से आती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो यहाँ पर मैं ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस करके आया हूँ। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मिसाल के तौर पर सोडियम एटम है, इसका पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन। और इसका ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो पहले में 2, फिर 8, फिर 1, 2 + 8 + 1, टोटल 11 हो गए, पूरे हो गए। अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्लोरीन का, ये आपके पास है क्लोरीन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8, फिर तीसरा यहाँ पर आपके पास है शेल है, यहाँ पर 6, यहाँ पर ये 7 है। अब जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो है 17। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर सेकंड शेल में 2, 4, 6, 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे शेल में 2, 4, 6, 7, यहाँ पर कितने आए? 7 है। अब देखो 2, 8, पहले जो 2 शेल हैं वो कंप्लीट हैं, ठीक है। जो तीसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब
ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास है लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है ना, वो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको दे देगा। तो सोडियम यहाँ पर ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन को दे देगा। मतलब सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर सोडियम सोडियम सिंपल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगी। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखो ये पर सोडियम जो है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 11। तो मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1। अब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अब इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 10। मतलब अब उसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बन जाएंगे 8। तो देखो यहाँ पर 11, तो ये भी 11 हो गए, ये 10, तो ये आपके पास 2 + 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास है क्लोरीन भी होता है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिसको हम सिंपल कहते हैं रिडक्शन। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब यहाँ पर आपके पास क्लोरीन -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। तो पहले यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो 17 थी। तो देखो ये 2 + 8 और ये 7। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन -1 है, तो मतलब इसने रिडक्शन की है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर 2, 8 एंड 8। तो यहाँ पर इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, और इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने कहा था एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो स्टेबल है। अब यहाँ पर देखो सोडियम, यहाँ पर भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये अब आपके पास सोडियम एटम नहीं है, अब ये सोडियम आयन बन गया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखो सोडियम का ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आखिरी शेल में पूरे हैं। अब ये क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन आयन बन गया। क्लोरीन आयन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। मेरे डायग्राम पर नहीं जाइएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत वीक है। तो इसमें भी ये भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये आपके पास है सोडियम आयन, और ये है क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन, तो यहाँ पर 2 और 8, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 8। अब इस तरीके से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ पर प्रूव हो गया एटम से अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल क्या थी, NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये सवाल ऑलमोस्ट पेपर में आता है MCQ में। अगर मिसाल के तौर पर ये डेल्टा EN, मतलब EN होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा मैंने लगाया मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत होती है, पावर होती है, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे और आपको ये याद भी करनी है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट दी shared pair of electron towards itself। इलेक्ट्रॉन के खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक टेबल आता है, वो आपको याद नहीं करना, सिंपली ये पॉइंट याद करनी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है तो वो आपको बॉन्ड आयोनिक होगा। मैं NaCl की आपको फिर भी निकाल के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है वो है 0.9, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है 3.0। अब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बड़ी वैल्यू में से हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं।
तो आपके पास बड़ी वैल्यू क्या है 3 में से 0.1 माइनस किया तो जवाब आया 2.1। मतलब NaCl की जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास है 2.1। अब देखो 1.7 से ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से ज्यादा है या हो तो हम उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से हमेशा ज्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये G.N. ल्यूइस एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। तो ल्यूइस के नाम से आप इसको याद करना। G.N. की फुल फॉर्म होती है गिलबर्ट न्यूटन। तो गिलबर्ट न्यूटन को छोड़ो, आप सिंपली ल्यूइस को याद करो। और जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड में विलियम कोसल का जो IBA JST की टेस्ट थी उसमें सवाल उसमें पूछा था कि आयोनिक बॉन्ड किसने दिया था। तो आयोनिक बॉन्ड दिया था विलियम कोसल ने। तो ये जो है आप ईयर याद ना करो, साल याद ना करो, सिंपल कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, ये आपको याद करने पड़ते हैं। तो फाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स अभी मैंने कहा था बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इस वजह से होते हैं क्योंकि वो रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो फाउंड बिटवीन नॉन मेटल, ये नॉन मेटल के दरमियान में बनेगा। जो आयोनिक बॉन्ड था वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन हमने पढ़ा था डेल्टा EN, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो आयोनिक है। ये बस आप ये पॉइंट याद कर लो, अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस, अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बस ये याद रखो कि अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड होगा, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये बस आपको याद करना है। अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, HCl है, वाटर है। तो ये सारे के सारी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के वैलेंस शेयर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरा एटम इसके पास आया तो ये दोनों ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए तो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन ने अपना मॉलिक्यूल बना दिया। अब दोनों एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड है तो हम उसको नाम दे सकते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे इसको? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब अब देखो ये बॉन्ड जो बनाए ना, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन। अब दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक पेयर, तो यहाँ पर मतलब एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। तो द बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से जो बॉन्ड बने हम उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेयर में वैसे ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो 4 तो इसके पास पेयर्ड होते हैं, बाकी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन सिंगल बनाएगा और ऑक्सीजन डबल बनाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन के पास जो है ना 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म ट्रिपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल कोवेलेंट, ये डबल कोवेलेंट, ये ट्रिपल कोवेलेंट, मतलब कोवेलेंट की ना टाइप्स होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हमने पढ़ा था आयोनिक, उसके बाद कोवेलेंट। अब थर्ड नंबर पर है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो पहली बात है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स ही है। अब यहाँ पर देखो ना कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है, तो मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप ही है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसने दिया था? सिडविक ने दिया था। किसने दिया था? सिडविक, एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। तो नाम आपको याद करने हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है जिसको हम कहेंगे डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव लैटिन में वर्ड है
लैटिन का वर्ड है जिसको हम कहते हैं गिवन। अब इसका क्या मतलब होता है गिवन का, कि मतलब यहाँ पर क्या दे रहा है। यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे हम कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से बनेगा, मतलब दोनों एटम ना बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने कोवलेंट पढ़ा था, तो कोवलेंट में भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या करेगा, तो बॉन्ड तो दो एटम्स के दरमियान में ही बनेगा, मगर एक एटम पार्टिसिपेट करेगा, मतलब एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसी वजह से इसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। तो हम कहेंगे यहाँ पर डेफिनेशन के वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है डोनर, दूसरा होता है एक्सेप्टर। एक होता है डोनर, दूसरा होगा एक्सेप्टर। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा हम उसको कहेंगे डोनर, और जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा हम उसको कहेंगे एक्सेप्टर। तो ये क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। सेडविक ने दिया था, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस तरीके से जो अगर बॉन्ड बने हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ये एग्जाम्पल हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ी थी, ल्यूइस एसिड एंड बेस में। अब मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन और बोरान ट्राइफ्लोराइड का। अब यहाँ पर अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन 3, मतलब 3 ये बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो ये देखो प्लस में बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान थर्ड ग्रुप का होता है, इसके लास्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये बना बॉन्ड, बॉन्ड बना। अब देखो इसके पास कोई भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने फ्लोरीन के साथ मिलकर बॉन्ड बना दिया। और यहाँ पर देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, बाकी बचे 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन बोरान को दे देगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से, जो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर बोरान, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, और यहाँ पर फ्लोरीन। अब देखो ये इस तरीके से नाइट्रोजन ने दिया है, तो मैं एरो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बोरान की साइड पे लगा रहा हूँ। अब इस तरीके का अगर कोई बॉन्ड बने हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम अभी हमने पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। याद रखें ये नाइट्रोजन बोरान के दरमियान में जो बॉन्ड है ये हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मगर ये जो बॉन्ड होता है ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर ये बात लाजमी याद रखना। अब ये आपके पास जो कंपाउंड बना इस तरीके से बना, NH3 और BF3। अब इसका नाम क्या होगा, अब देखो ये आपके पास अमोनिया, ये बोरान, ये फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कितने एटम है, 3। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं अमोनियम बोरान ट्राइफ्लोराइड, अमोनियम बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो ये आपके पास हो गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब प्राइमरी फोर्स में हमारे पास ये लास्ट है मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड पहले तो यहाँ पर क्लियर है कि मेटल के दरमियान में बॉन्ड बनता है। किसके दरमियान में बॉन्ड बनेगा, मेटल के दरमियान में। और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं आपको ये कॉन्सेप्चुअल समझा देता हूँ, डेफिनेशन रीड नहीं, बाकायदा आपको डायग्राम ड्रा करके बता रहा हूँ कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। अब यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सारी फोर्सेस होती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल वो जिसके ऊपर पॉजिटिव आयंस हो, मेटल पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन मतलब केटाइन, पॉजिटिव आयन मतलब केटाइन। केटाइन आयन दो किस्म के होते हैं, आयन्स हम पढ़ते हैं ना, दो किस्म के होते हैं, एक होता है केटाइन,
केटायन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाती है, दूसरा होता है A9 और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। तो ये पॉजिटिव आयन, देखो ये पॉजिटिव आयन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल, पॉजिटिव आयन से मेटल होगा, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो केटायन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जब एटम ऑक्सीडेशन करेगा, मिसाल के तौर पर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, अब इसने ऑक्सीडेशन की तो यहाँ पर +1 आया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो यहाँ पर एटम से यहाँ पर ये मेटल केटायन बन गया, सोडियम मेटल है, अब ये केटायन बन गया, हम उसको कहते हैं मेटल पॉजिटिव आयन या केटायन। तो देखो ये केटायन बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो देखो मिसाल के तौर पर ये मेटल है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब जाहिर सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, जब वो लूज कर रहा है तो इस तरीके से लूज हो गया इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा बॉन्ड जो मेटल केटायन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान में बने। अब ये आप कहेंगे सर कि ये तो समझा दो कि आपने मेटल पॉजिटिव आयंस भी समझा दिया, पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, मतलब केटायन, और केटायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ये सिंपल ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गई होगी। अब सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आया बेटा, जब एटम ऑक्सीडेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब ऑक्सीडेशन करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। स्यू यहाँ पर मतलब समुद्र, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, गुच्छों की सूरत में होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। अब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन समझना है आपको, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिंपली यहाँ पर हम उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, आजाद इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीडेशन की ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इससे निकल गए, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल एक ऐसा बॉन्ड जो पॉजिटिव केटायन, मतलब इन केटायन और इन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान में बने, हम उसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। हम क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड में आपके पास एग्जांपल कौन सी है, मिसाल के तौर पर गोल्ड है, सोना, और आपके पास है आयरन है, लोहा, तीसरी आपके पास एग्जांपल है कॉपर। तो ये जो आपके पास है एग्जांपल है, ये सारे की सारी एग्जांपल मेटेलिक बॉन्ड की है।